तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जिसके अंदर एक एंटिटी या फिर एक ऐसा डीमन है जो कि सेक्सुअली इंटीमेट होने के बाद आपको मार सकता है। जी हाँ, इस मूवी का नाम है इट फॉलोज, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। ये एक अमेरिकन सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है डेविड रॉबर्ट मिशेल ने। ये मूवी और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एंड में आपको काफी सारी थ्योरीज भी मिलेंगी और एक काफी बढ़िया मूवी है जो कि आजकल की नॉर्मल फिल्मों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो यार सबसे पहले एक काम कर दो कि लाल वाला बटन है ना उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आजकल व्यूअर्स काफी ज्यादा ऐसे हैं कि जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। एंड एक और गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, बुरी लगती है, फिर जैसी भी है तो आप नीचे एक कॉमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि इससे वीडियो की रीच काफी अच्छी जाती है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ऐसा जरूर करेंगे। अब दोस्तों आज मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बिनोमो ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। जी हाँ, अब इसमें आपको ग्राफ को देखकर फोरकास्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे, और इससे ओनली 350 रुपीज में स्टार्ट किया जा सकता है। अब ये देखो मैंने 1500 रुपीज से फोरकास्ट किया कि ग्राफ ऊपर जाएगा, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 65,000 रुपीज का एक डेमो अकाउंट मिल जाएगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर देखो कि मेरा फोरकास्ट बिल्कुल सही हो गया, और ये अर्निंग अमाउंट जो है वो आप 24 आवर्स में बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम के जरिए इजीली विड्रॉ कर सकते हो। पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करना क्योंकि कभी कभी लॉस भी हो सकता है, और मेरे प्रोमो कोड से आपका पहला डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी कि 400 का 800। तो डाउनलोड करिए बिनोमो ऐप को और एक्स्ट्रा अर्निंग स्टार्ट कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और भैया इंडिया के अंदर 2 मिलियन से भी ज्यादा बिनोमिस्ट हैं, तो क्या आप उनमें से एक हैं? तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक यंग लेडी एनी को दिखाने से, जो कि अपने घर से निकलकर सड़क पर आकर खड़ी हो गई है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है और भागती है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो, मगर जब हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। इसका मतलब एनी जिससे भी बचकर भाग रही है वो बस उसे ही दिख रहा है। फिर एनी अपने पेरेंट्स की कार चलाकर वहां से भाग जाती है और बीच के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी उसका फोन बजता है और ये उसके डैड का कॉल होता है। वो अपने डैड से कहती है कि डैड मैं आपको और मॉम को बहुत चाहती हूँ और मुझे माफ कर देना उन बदतमीजियों के लिए जो कि मैंने कभी भी आपसे करी होंगी। अब अगली सुबह हम देखते हैं एनी की डेड बॉडी ओशन बीच के किनारे बहुत ही बुरी अवस्था में थी। उसके पैर को तोड़कर उल्टा कर दिया गया था, और गाइस ये मूवी के स्टार्ट में ही दिखाया जाता है। और ये एक ऐसा हॉरर सीन है जिसे देखने के बाद आप इस मूवी को पूरा देखे बगैर छोड़ नहीं पाओगे। खैर अब मूवी का सीन यहाँ पर लीड कैरेक्टर जे की ओर शिफ्ट होता है। जे बैकयार्ड में अपने पूल में नहा रही होती है और तभी उसकी सिस्टर कैली आकर ये पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। जे यहाँ पर मना कर देती है। वो बताती है कि आज शाम को वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मूवी देखने जा रही है। और फिर हम आगे ये देखते हैं कि जे रेडी होकर अपने बॉयफ्रेंड यू से मिलने चली जाती है। अब यहाँ पर थिएटर की एंट्री लाइन में लगे हुए जे बोर हो रही थी, तो वो यू से ये कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। वो कहती है कि भीड़ में से ऐसे 2 लोगों को चुनो जिनके साथ तुम अपनी जगह बदलना चाहोगे। यू पहले तो एक बच्चे को चुनता है और जे पूछती है कि ऐसा क्यों। तो यू ये कहता है कि उस बच्चे को देखो, उसे कोई भी फिक्र नहीं है और ना ही किसी काम की परवाह है, तो मैं इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहूंगा। फिर थिएटर के अंदर ही ह्यू एक और लड़की को चूज करता है। जे पूछती है कि कहाँ है वो लड़की, तो ह्यू एग्जिट गेट की ओर इशारा करता है और जे कहती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। फिर ह्यू ये कहता है कि वो येलो ड्रेस में है, तुम्हें लड़की नहीं दिख रही, तो जे ये कहती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। ये सुनते ही ह्यू डर जाता है और जल्दी में वहां से जे को लेकर तुरंत ही निकल जाता है और कुछ नहीं बताता कि असल में हुआ क्या है। अब अगले दिन जे ह्यू से दोबारा मिलती है और इस बार ह्यू जे को अपनी कार में एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है जहां पर वो दोनों ही कार में इंटीमेट होते हैं। और फिर सब कुछ होने के बाद में ह्यू बियर लेने कार से बाहर जाता है और बियर लाकर ह्यू इस बार जे के पीछे से आता है और एकदम से ही वो जे को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है, जो कि काफी शॉकिंग था। अब थोड़ी देर के बाद में जब जे को होश आता है तो वो ये देखती है कि उसके हाथ पैर एक व्हील चेयर से बने हुए हैं और वो एक खंडर पड़ी हुई बिल्डिंग में है। ह्यू एक टॉर्च लेकर बिल्डिंग में इधर उधर कुछ देख रहा होता है और फिर ह्यू ये कहता है कि जे मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, बस इतना जान लो कि वो तुम्हारा हमेशा पीछा करेगी और तुम्हें बस किसी और के साथ सोना है इस कर्ज को पास ऑन करने के लिए।
अब ऑब्वियसली यहाँ पर जे को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो चिल्लाकर पूछते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। तभी ह्यू ये कहता है कि वो आ गई और जे जब सामने देखते हैं तो वहां से एक लड़की चलकर आ रही होती है और वो पूरी नेकेड होती है। और फिर ह्यू जे को वहां से लेकर भागता है और ये कहता है कि कभी भी ऐसी जगह पर मत रहना जहां पर एक ही एग्जिट हो। और फिर ह्यू जे को उसी हाल में उसके घर पर छोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ तक हमको ये पता चल चुका है कि ये जो कुछ भी है वो किसी कर्स का हिस्सा है और ये जो कर्स है इसको पास ऑन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको किसी और के साथ में इंटीमेट होना होगा। और ये एंटिटी या फिर डीमन या फिर आत्मा किसी का भी रूप लेकर सामने आ सकती है। वो अनजान और जान पहचान वाला कोई भी हो सकता है, मगर ये डीमन या फिर एंटिटी रन नहीं कर सकती, इसलिए इससे बचने के लिए चौकन्ना रहना होता है और इसे देखते ही भाग जाना होता है। क्योंकि अगर ये रन कर सकती तो यहाँ पर अब तक ये इनको पकड़ लेती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पर ह्यू ने जे को एक और बात बताई थी कि अगर इस एंटिटी ने उसको पकड़ लिया तो वो उसको मार देगी और जिससे उसका प्रीवियस कनेक्शन होगा वो उसके लिए वापस आएगी, यानी कि ह्यू के लिए। अब आगे होता यह है कि ह्यू पर पुलिस केस हो जाता है, मगर पुलिस को ह्यू कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि असल में ह्यू का रियल नेम और उसकी आइडेंटिटी कुछ और ही होती है और वो फेक आइडेंटिटी के साथ जे से मिला था, यानी कि उसका मकसद सिर्फ ये कर्स पास करना था। अब हम आगे देखते हैं कि जे अपने स्कूल की क्लास में है, मगर उसका ध्यान लेक्चर पर नहीं था और वो खिड़की के बाहर गार्डन को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक वियर्ड सी ओल्ड लेडी पर जाती है जो कि विंडो की तरफ धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। एंड यहाँ पर आप देखिए इसने नाइट ड्रेस पहनी है और जे का ध्यान ह्यू की बात पर जाता है और वो क्लास से भाग जाती है। जे ये सारी बात अपनी सिस्टर कैली और फ्रेंड पॉल को बताती है और वो बताती है कि ह्यू ने जैसा भी कहा था वैसा ही हो रहा है, मगर वो दोनों उसका यकीन नहीं करते। और फिर पॉल कहता है कि चलो आज मैं तुम्हारे घर पर नाइट स्टे करके पहरा दूंगा और देखूंगा कि सही में कोई तुम्हारा पीछा करता है या फिर नहीं। अब रात में हम ये देखते हैं कि कैली सो चुकी है, मगर जे को डर के मारे नींद ही नहीं आती और वो पॉल के पास नीचे रूम में जाती है। फिर दोनों आपस में बचपन की बातें करने लगते हैं। तभी जे के घर पर कोई शीशा तोड़ देता है और जे समझ जाती है कि वो आत्मा आ चुकी है। और जब पॉल कैली को बुलाने ऊपर रूम में जाता है तभी जे के सामने वो आत्मा आ जाती है, या फिर डीमन या फिर एंटिटी। और इस बार वो एक ऐसी लड़की के रूप में थी जिसके दांत टूटे हुए हैं और वो फर्श पर टॉयलेट करते हुए जे की तरफ चलती आ रही थी। और यहाँ पर भी इस लड़की ने नाइट ड्रेस पहनी है। खैर जे उसे देखते ही चिल्लाने लगती है और फिर वो तुरंत ही अपने घर से बाहर निकलती है और पब्लिक गार्डन की तरफ भाग जाती है, जहाँ पर वो खुले में दूर से ही उस आत्मा को देख सके। अब जे का पीछा करते हुए कैली, पॉल और उसकी फ्रेंड यारा भी वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ पर देखकर उनके पड़ोस का लड़का ग्रेग भी वहाँ पर आ जाता है और वो सब जे को संभालने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ये पांचों लोग ह्यू के उस मकान में छानबीन के लिए जाते हैं जहां पर वो रहता था। वो सब छानबीन के दौरान देखते हैं कि ह्यू ने सारी खिड़कियों पर खाली बॉटल्स लटका रखी हैं ताकि अगर कोई भी घर में घुसने की कोशिश करे तो शोर से उसको पता चल जाए। और फिर पॉल की मैगजीन्स में दबी हुई ह्यू की एक फोटो मिलती है जिसमें कि उसने ऑल्सन हाई स्कूल की जैकेट पहनी है। और फिर ये सब ऑल्सन हाई स्कूल जाकर उस फोटो की मदद से ह्यू की ओरिजिनल आइडेंटिटी और एड्रेस का पता कर लेते हैं और उसका असली नेम यहाँ पर जेफ होता है। अब ये सब जेफ के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उससे मिलते हैं। यहाँ पर जेफ जे से काफी माफी मांगता है और फिर वो बताता है कि अब वो जो डीमन है वो तुमको फॉलो कर रही है, मगर फिर भी मुझे वो दिखती है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके किसी और को ये कर्स पास ऑन कर दो, क्योंकि अगर उसने तुम्हें मार दिया तो वो फिर से मेरे पास आ जाएगी। मगर ग्रेग यहाँ पर ऐसा बंदा था जो कि जेफ की बात पर यकीन नहीं करता और उसी को सुनाने लगता है। फिर जेफ जे से ये कहता है कि तुम बस इतना समझ लो कि अगर तुम्हारे पास सीधा सीधा कोई चलकर आ रहा हो तो वो वही डीमन या फिर एंटिटी है और फिर तुम वहां से भाग जाना। ये कहकर जेफ वहां से चला जाता है। अब हम आगे ये देखते हैं कि ग्रेग सभी को लेकर ओशन के किनारे बने हुए एक फार्म हाउस पर ले जाता है जहां पर वो बचपन में आया करता था। यहाँ सबका प्लान ये होता है कि वो सब जे की रखवाली करेंगे और देखेंगे कि जैसा जेफ बता रहा था वैसा कुछ होता भी है या फिर नहीं। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग बीच के किनारे बैठे हुए हैं और ग्रेग बियर पीने के बाद झाड़ियों में टॉयलेट करने जाता है। तभी हम ये देखते हैं कि जे के पीछे से एक लड़की चलकर आ रही है और ये किसी और को नहीं दिख रही होती, क्योंकि जे का भी फेस ओशन की तरफ था इसलिए उसका भी ध्यान पीछे नहीं होता। अब कैली ये देखती है कि जे के बाल खुद पे खुद हवा में लेविटेट हो रहे हैं, यानी कि ऊपर उठ जाते हैं। और जब तक जे का ध्यान पीछे जाता वो डीमन या फिर एंटिटी जे के बाल पकड़कर उसको मारने लगती है। तभी पॉल चेयर उठाकर उस एंटिटी को अंदाजे से मारता है, लेकिन वो चेयर टूट जाती है और जब वो पॉल को मारती है तो पॉल 5 से 6 कदम हवा में उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है।
अब जे जैसे तैसे करके अपने बाल छुड़ाकर वहां से भागती है और स्टोर रूम में जाकर वहां पर रखी हुई गन से उस एंटिटी को शूट करती है, मगर उसको कुछ भी नहीं होता। और फिर जे वहां से निकलकर ग्रेग की कार में पहुंचती है और वहां से ड्राइव करके भागने की कोशिश करती है, जिस दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जे हॉस्पिटल में एडमिट है और ग्रेग उसके लिए बहुत परेशान होता है क्योंकि वो उसे चाहने लगा है। अब क्योंकि जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था उस टाइम ग्रेग टॉयलेट के लिए गया हुआ था, इसलिए वो सब कुछ नहीं देख पाया और अभी भी वो ये मानता है कि जे ने जो कुछ भी देखा है वो उसका एक वहम था। और फिर हम आगे ये देखते हैं कि ग्रेग हॉस्पिटल में ही जे के साथ में इंटीमेट होता है क्योंकि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और वो खुद ये सब एक्सपीरियंस करना चाहता था। खैर अब 3 दिन बीत जाते हैं और ग्रेग यहाँ पर रेगुलर लाइफ जी रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये बात वो जे को भी बताता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि ग्रेग यहाँ पर पॉल, कैली और यारा से मिलता है और वो सब क्यूरियोसिटी के साथ में ये पूछते हैं कि क्या तुमने सच में कुछ भी नहीं देखा। ग्रेग कहता है कि नहीं। पॉल बताता है कि मैंने उस दिन उसे चेयर से मारा था जो कि हवा में ही टूट गई थी और उसने मुझे भी रिटर्न में मारा था। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि यहाँ पर कोई ना कोई एंटिटी जरूर है। अब ग्रेग यहाँ पर इस डिस्कशन के दौरान कुछ भी खास नहीं कहता और वहां से चला जाता है। आगे हम रात का वक्त देखते हैं और जे अपनी खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो वो वहां पर ये देखती है कि ग्रेग रोड से अपने घर की ओर जा रहा होता है और फिर वो अपने घर की ही विंडो तोड़कर अंदर घुसता है, जो कि स्ट्रेंज होता है। अब जे समझ जाती है कि वो ग्रेग नहीं है, उसके रूप में वही एंटिटी है। जे अब भागकर ग्रेग के घर में जाती है तो वो ये देखती है कि उस एंटिटी ने अब ग्रेग की मॉम का रूप ले लिया है, जिसने की रात को पहनने वाला रोब पहना हुआ है। यानी कि यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि अभी तक हमने इस एंटिटी को जितने भी रूपों में देखा है तो वो यहाँ पर हमेशा नाइट ड्रेस में होती है या फिर वैसे कपड़े होते हैं कि जो कि रात को सोने के लिए कंफर्टेबल होते हैं, या फिर वो कपड़ों में होती ही नहीं है। एक और शॉकिंग चीज कि यहाँ पर जब भी इस एंटिटी की एंट्री होती है तो उससे पहले हमको कुछ ना कुछ रेड देखने को मिलता है। अब चाहे वो रेड कपड़े हो, बॉल हो या फिर थिएटर के पीछे का बैकग्राउंड हो। अब रेड से यहाँ पर मतलब हो सकता है कि खतरा। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भैया ये एंटिटी आने वाली है, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और सीधा निकल लो। एनीवेज, जब तक वो ग्रेग को कुछ भी बता पाती वो आत्मा ग्रेग के ऊपर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। और यहाँ पर वो उसके साथ में इंटीमेट भी हो रही थी, जो कि काफी वियर्ड था। जे ये सब देखकर वहां से भाग जाती है क्योंकि उसको ये काफी अजीब लगता है और शॉकिंग भी लगता है। यानी कि अब तक यहाँ पर जे समझ चुकी थी कि ये एंटिटी वाकई में उनको मार सकती है। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि जे बीच के किनारे पर है और वो वहां पर बोट पर 3 लड़कों को देखती है और वो उनके साथ में इंटीमेट होने का प्लान बनाती है क्योंकि ग्रेग मर गया है। इसका मतलब कि अब वो एंटिटी लौट कर वापस जे के पास में आएगी। और ऐसा होने से पहले जे इस कर्स को किसी दूसरे को पास ऑन करना चाहती थी। वो अपने कपड़े उतारने लगती है और ओशन की तरफ जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर यह दिखाया नहीं जाता कि वो इन तीनों के साथ में इंटीमेट हुई है या फिर नहीं, तो इस बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड आई पर्सनली बिलीव कि उसने ऐसा नहीं किया है, जिसके बारे में हम आगे जान पाएंगे। यानी कि वहां पर हिंट है। खैर ये सब होने के बाद में आगे ये दिखाया जाता है कि पॉल जे के घर पर जाता है और उसको ये कहता है कि वो इस कर्ज को उसको पास ऑन कर दे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जे को पहले से ही बहुत चाहता है। मगर जे मना कर देती है और फिर पॉल जे को उसके प्लान पर विश्वास करने को कहता है, जिससे कि वो उस डीमन या फिर एंटिटी को मार देंगे। अब पॉल यहाँ पर जे, कैली और यारा को एक बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पूल होता है। यहाँ वो सब एक ट्रैप बनाते हैं जिसमें होता ये है कि जे पूल के सेंटर में रहेगी और पूल के चारों तरफ ढेर सारे इलेक्ट्रिक सामान रखे होते हैं, ताकि जब वो एंटिटी पूल में घुसेगी तब जे को बाहर निकालकर उसमें सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स को डालकर स्विच ऑन कर दिया जाएगा, ताकि उस आत्मा को शॉक देकर मारा जा सके। अब हम आगे ये देखते हैं कि वो एंटिटी वहां पर आ जाती है, मगर वो पूल में घुसने के बजाय वहीं सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स को फेंक कर जे को मारने की कोशिश करती है, जिससे ये भी पता चलता है कि ये जो एंटिटी है वो पानी से डरती है। ना ही वो बीच में पानी की तरफ अंदर गई और ना ही वो यहाँ पर अंदर आई, क्योंकि वो इन आइटम्स को जे की तरफ फेंक रही थी। वो चाहती तो अंदर भी जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसमें जे जख्मी भी हो जाती है। पॉल अंधाधुंध अंदाजे से गन फायर करता रहता है, जो कि यारा के पैर में लग जाता है और तभी कैली उस एंटिटी पर एक कपड़ा डाल देती है, जिससे ये दिख सके कि वो कहाँ पर खड़ी है। पॉल उसके नजदीक जाता है और उसके सर में गोली मार देता है, जिसके बाद में जे पूल से बाहर निकल आती है और जब वो पूल को देखती है तो पूल का सारा पानी खून से लाल हो चुका होता है, इम्प्लाइंग कि शायद से ये एंटिटी मारी जा चुकी है। खैर अब आगे हम ये देखते हैं कि उसी रात पॉल और जे इंटीमेट होते हैं और अगले दिन पॉल को हम एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर कुछ प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं। मतलब साफ है कि अब पॉल का प्लान ये है कि कर्ज को क्विकली पास ऑन किया जाए और प्रोस्टिट्यूट्स इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया जरिया हैं। लेकिन आगे हमको ये दिखाया जाता है कि पॉल और जे एक दूसरे का हाथ पकड़कर फुटपाथ पर चल रहे हैं और उनके पीछे से हम किसी को उनकी तरफ आता हुआ देखते हैं, जिसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि वो एंटिटी है या फिर कोई नॉर्मल पर्सन है।
लेकिन अगर वो एंटिटी है तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि उसने कोई भी स्लीपिंग ड्रेस, कोई भी गाउन वगैरह नहीं पहना है, बल्कि उसने नॉर्मल कपड़े पहने हैं लाइक जीन्स और शर्ट। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इट फॉलोज मूवी की कहानी। अब दोस्तों देखो, यहाँ से मेरे पास 3 थियोरीज हैं जो कि काफी ज्यादा मेन हैं, जो कि यहाँ पर हो सकती हैं। कहने को तो यहाँ पर लोग अलग अलग टाइप की थ्योरीज देते हैं, तो यहाँ पर अनगिनत थ्योरीज हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट लगती हैं वो 3 हैं। तो सबसे पहली तो ये है कि ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि यहाँ पर इसका जो जॉनरा है वो साइकोलॉजिकल हॉरर है। तो हो सकता है कि ये कोई इस टाइप की बीमारी के ऊपर बेस्ड मूवी हो जिसको इस तरह से मेटाफोर के रूप में दिखाया गया है। अब बात करें सेकंड थियोरी के बारे में, तो ये कोई ड्रीम के अंदर ड्रीम हो सकता है, जस्ट लाइक बास्किन मूवी। उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि ड्रीम के अंदर ड्रीम चलता रहता है और वहां पर लोग मरते रहते हैं। अगर आप मूवी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ना ही इनके पेरेंट्स को दिखाया गया है, और यहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो अलग अलग समय के लग रहे थे, ना ही यहाँ पर टाइम दिखाया जाता और कुछ वगैरह वगैरह। लाइक किसी के पास मोबाइल फोन था, किसी के पास में ओल्ड टीवी था, किसी के पास में रेडियो था और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सभी बच्चे जो थे किसी ड्रीम सीक्वेंस के अंदर थे, और यहाँ पर ऐसी कोई एंटिटी है जो कि उनको मार रही है। बट क्या ये सक्यूबस हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि सक्यूबस या फिर इनक्यूबस जो होते हैं वो ऐसे डीमंस होते हैं जो कि स्लीप और सेक्सुअल डीमंस होते हैं, जो कि ड्रीम के अंदर ही आपको मार सकते हैं। और इस टाइप की मूवीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन करी हुई है, और इस बात का सबूत ये है कि जब ग्रेग मरा तो उसके पास जो एंटिटी थी वो उसकी माँ के रूप में थी, और वहां पर वो एंटिटी जबरदस्ती उसके साथ में इंटीमेट होने की कोशिश भी कर रही थी। और यहाँ पर मेरी जो फाइनल थ्योरी आती है वो ये कहती है कि ये काइंड ऑफ एक ट्रॉमा था, या फिर सेक्सुअल ट्रॉमा जिसको आप कह सकते हो। लाइक यहाँ पर जे का इस्तेमाल करा गया, जिसके बाद में वो उस ट्रॉमा से उभर नहीं पा रही थी। तो ये जो एंटिटी थी वो एक काइंड ऑफ ट्रॉमा के रूप में थी। लाइक जिसके साथ में ये कुछ हुआ उस पर तो ये असर डालती ही है, लेकिन उसके सराउंडिंग के ऊपर भी ये असर डालती है। लाइक उसके साथ में जो कोई भी होगा उसके ऊपर भी इस एंटिटी का असर जरूर होगा। अब आप नोटिस करिए कि अगर किसी के साथ में कुछ गलत होता है, फॉर इंस्टेंस कोई भी नॉर्मल हादसा भी अगर हो जाता है, तो उसके अंदर उसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसके दोस्त भी इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इनफैक्ट अगर वो पर्सन किसी और के साथ में भी लव रिलेशनशिप में जाएगा तो वहां पर भी प्रॉब्लम जरूर आती है, क्योंकि वो ट्रॉमा उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर भी बेस्ड मूवी हो सकती है। और ये थी मेरी टॉप 3 थ्योरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अब होने को तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपकी भी कोई थ्योरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे